friends, today we are here with our next lecture, that is lecture 17th of Human Physiology Part 1. पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और सेलुलोज डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के डाइजेशन के बारे में. ठीक है, किस तरह से प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं. तो दिस इज अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, हम वही लोकेशन वाइज पढ़ने वाले हैं, कौन से ऑर्गन में कहाँ कहाँ कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है. तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन बकल कैविटी. बकल कैविटी की यदि हम बात करें तो बकल कैविटी में कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती है एंड सलाइवा कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है और हमारा फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है. ठीक है, बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, प्रोटीन का वहां पर कुछ भी 0% डाइजेशन प्रोटीन का बकल कैविटी में होता है. ईसोफेगस से बोलस ऑफ फूड कहां पहुंच जाता है हमारे पास, स्टमक में. स्टमक की ग्लैंड्स, ठीक है, स्टमक की जो म्यूकोसा वाली वॉल थी, द इनर मोस्ट लेयर, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस सिक्रीट करती है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेल थी, दैट इज चीफ सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स. ठीक है, हमने देखा था इसके बारे में. ये चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स जो एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है, या जो जूस सिक्रीट करती है, दैट इज गैस्ट्रिक जूस. दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन एंजाइम्स. ठीक है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन एंजाइम इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. दोनों ही एंजाइम अपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है ना. किसी भी एंजाइम के सफिक्स के फॉर्म में यदि जन लगा हो और प्रीफिक्स के फॉर्म में यदि प्रो लगा हो तो वो एंजाइम हमारे पास इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है. उस एंजाइम को एक्टिवेट करना होता है. ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन हमारे पास प्रेजेंट है. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है. इनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही एक और टाइप की सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज पेराइटल सेल्स. ये सेल्स HCl सिक्रीट करती है. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये HCl H प्लस एंड Cl माइनस आयन के फॉर्म में सिक्रीट होता है. H प्लस एंड Cl माइनस आयन के फॉर्म में सिक्रीट होता है और रेडिली ये रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर लेते हैं. यहां पर हाइड्रोजन आयन का जो सोर्स है, ठीक है, दैट इज H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड कब बनता है, जब वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है. ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज करते हैं, वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. ठीक है, ये एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी प्रेजेंस में बनता है हमारे पास H2CO3. H2CO3, this is carbonic acid and this carbonic acid is source of H plus ion in this HCl. ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास H प्लस आयन एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयन का रिलीज करता है. H प्लस आयन Cl माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेते हैं और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं ना. किडनीज इसका फिल्ट्रेशन करती है और हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. तो इस तरीके से HCl का फॉर्मेशन हमारे स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो करती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो HCl फॉर्म होता है, दिस HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. इट्स
concentration is almost 1.2 to 1.8, तो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड ये हमारे पास है। तो यहाँ पर इस HCl की प्रेजेंस में ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम था, ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गेट्स एक्टिवेटेड एंड फॉर्म पेप्सिन एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने इनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सिक्रेट किया है। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में और प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। These are the activated enzymes and both of these enzymes are protein digesting enzyme. इनके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की चीफ सेल्स एक और एंजाइम सिक्रेट करती है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। लेकिन वो गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर फंक्शनलेस होता है क्योंकि उसे ऑप्टिमम पीएच स्टमक में नहीं मिलता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ऑलमोस्ट 4 to 5 के पीएच पे फंक्शन करता है और स्टमक का पीएच होता है ऑलमोस्ट 1.2 to 1.8 या 2 to 3 तक मैक्सिमम पीएच स्टमक का होता है। तो इस पीएच पे गैस्ट्रिक लाइपेज फंक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बोथ ऑफ दीज आर एंडोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस है, इट मींस बीच में से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। पेप्सिन एंजाइम बेसिकली कोलेजन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये कोलेजन प्रोटीन जो है वो एनिमल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो मेनली जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनकी बॉडी में एनिमल के थ्रू कोलेजन प्रोटीन बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए उनकी बॉडी में पेप्सिन का अमाउंट जो है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेनली कोलेजन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स को कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास है। ये एंडोपेप्टाइडेजेस है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बीच में से, एंडो मींस अंदर से या बीच में से ब्रेकअप करते हैं और रैंडमली कुछ छोटे बड़े टुकड़ों में इसको तोड़ देते हैं। तो उसमें से कुछ प्रोटियोजेस होते हैं, कुछ पेप्टोन्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एंजाइम है हमारे पास रेनिन। दिस रेनिन एंजाइम इज मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज कैसीन प्रोटीन। इट इज मिल्क प्रोटीन और इस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन एंजाइम। बेसिकली इस एंजाइम का सिक्रीशन इन्फेंट्स में ज्यादा होता है, क्योंकि इन्फेंट्स जो होते हैं वो टोटली मिल्क पे ही अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। मिल्क कंजम्पशन वो बहुत ज्यादा करते हैं। एडल्ट्स में इसका सिक्रीशन धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लग जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में सिक्रीशन इसका होता है। तो ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पैराकैसीन में। ये पैराकैसीन कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम पैराकैसीन। ठीक है, क्या बनाता है, कैल्शियम पैराकैसीन। इसको शॉर्टली हम सीपीसी भी कह सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर आपके पास कैसीन प्रोटीन जो था, जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन है, ये कन्वर्ट हो चुका है पैराकैसीन में, विच आफ्टर रिएक्टिंग विद कैल्शियम आयन फॉर्म्स कैल्शियम पैराकैसीन। आप देखते हो इन्फेंट्स की बॉडी में, जब इन्फेंट्स को हम दूध पिलाते हैं और दूध पीने के कुछ टाइम बाद यदि वो वॉमिट कर देते हैं तो उसमें कर्डल्ड मिल्क जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फटा हुआ दूध टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कर्डलिंग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और वो प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम पैराकैसीन ना, जो कर्डल्ड मिल्क है। ठीक है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कर्डलिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब कर्डलिंग होगा तभी उसका डाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर, तो स्टमक में दो एंजाइम
थे पेप्सिन एंड रेनिन, दोनों ने अपना अपना फंक्शन किया और प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड कैल्शियम पैराकेसीन में। ठीक है, अब ये हमारे पास मीडियम क्या था यहाँ पे, एसिडिक। ठीक है, तो 1.2 टू 1.8 या ऑलमोस्ट 2 pH की रेंज तक ये फंक्शन करते हैं और ये अपनी पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद, ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई स्टमक में। अब स्टमक से हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोसेस कहां होगी, डिओडिनम में। डिओडिनम में आपको पता है लिवर से बाइल जूस आ रहा है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, कोई प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की एक्टिविटी बाइल जूस नहीं करता है, लेकिन पेनक्रियाटिक जूस में हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट है। पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, अगेन इट इज द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। और दूसरा एंजाइम है हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजन। ये दो मेन एंजाइम आपको वहां देखने को मिलेंगे, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। दोनों ही अपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, इट मींस दोनों को हमें एक्टिवेट करना है। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटेस्टाइनल एंजाइम, ना डिओडिनम की वॉल एक एंजाइम सिक्रेट करती है दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेज एंजाइम, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटेरोकाइनेज trypsinogen gets converted into in its active form called as trypsin। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन बना है, ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा और इसका एक्टिवेटेड एंजाइम बनाएगा काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया एंटेरोकाइनेज ने और ट्रिप्सिन बनाया, फिर ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया और काइमोट्रिप्सिन बनाया। बोथ ऑफ दीज आर अगेन एंडोपेप्टाइडेजेस ना, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन्स को बीच में से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। क्लियर, तो यहां पर फिर हमारे पास क्या बनने वाला है, जो पेप्सिन और रेनिन ने बनाया था, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, उनकी स्मॉलर यूनिट ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हमें बनाकर देते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में जो प्रोटीन है उसको डाइपेप्टाइड्स या ट्राइपेप्टाइड्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, तो अब हमारे पास प्रोटीन की और छोटी यूनिट्स आ गई है दैट इज डाइपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स के फॉर्म में प्रोटीन हमारे पास आ चुका है। यहां पर कुछ इलास्टेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली इलास्टीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका पीएच ना, पेनक्रियाटिक जूस का जो पीएच है हमारे पास, इट इज अप्रोक्सीमेट 8.5 टू 8.8। इट मींस बेसिक या अल्कलाइन पीएच पे ये एंजाइम्स अपना फंक्शन करते हैं। क्लियर, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट बोथ ऑफ द एंजाइम्स आर एंडोपेप्टाइडेजेस। अब हमारे पास प्रोटीन्स आ चुकी है पेप्टाइड्स के फॉर्म में। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया है और बना दिए हैं पेप्टाइड्स। अब हमारा फूड जाता है इलियम में। ठीक है, जेजुनम से होते हुए हमारा फूड कहां पहुंचता है, इलियम में। इलियम में फिर से हमारे पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि मेनली इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ पेनक्रियाटिक जूस में भी है और कुछ इंटेस्टाइनल जूस में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इलियम में जाकर फाइनली हमारे पास प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। वहां पर जो एंजाइम्स हैं इसमें इलियम में, ठीक है, इलियम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है दे आर पेप्टाइडेजेस एंजाइम्स, पेप्टाइडेजेस। क्लियर, और इन पेप्टाइडेजेस में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एमिनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
ये दो एंजाइम इंपॉर्टेंट पेप्टाइडेज एंजाइम्स हमारे पास होते हैं जो इलियम में प्रेजेंट है, एंड बोथ ऑफ दीज एंजाइम्स आर एक्सोपेप्टाइडेजेस। अभी तक जितने भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आपने देखे, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सारे ही एंडोपेप्टाइडेजेस थे जो बीच में से प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे थे। ये दोनों एंजाइम हमारे पास है एक्सोपेप्टाइडेजेस एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास एक एमिनो एसिड की चेन है, इट मींस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, डाई या ट्राई, जो भी पेप्टाइड चेन है, ये हमारे पास एक पेप्टाइड चेन है। और आपको पता है पेप्टाइड्स की चेन में एक साइड एमिनो ग्रुप लगा हुआ होता है और एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है। ये दोनों एंजाइम्स क्या है, एक्सोपेप्टाइडेजेस है। ठीक है, जो एंजाइम एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब क्या है, कॉर्नर पे से एक एक मॉलिक्यूल को ये सेपरेट करने वाले हैं। जो एंजाइम एमिनो ग्रुप की साइड से प्रोटीन को ब्रेक करता है या पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एमिनोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, ये एमिनो ग्रुप की साइड से पेप्टाइड चेन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, और जो एंजाइम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की साइड से प्रोटीन चेन को ब्रेक करता है, दैट इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एंजाइम। और ये वन बाय वन इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करते चले जाते हैं और हमारे पास स्मॉलर यूनिट, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के फॉर्म में हमारे पास प्रोटीन्स फाइनली आ जाते हैं, that is the smallest and simplest unit of the protein which can be easily absorbed in our body। इस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में शॉर्टली सिंपल वे में समझते हैं। हम बकल कैविटी से स्टार्ट करने वाले हैं, जबकि हमें पता है बकल कैविटी में फूड प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो हमारे पास फूड है किसके फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में। तो प्रोटीन जो हमारा फूड है, फर्स्टली इट गोज इनटू बकल कैविटी, बीसी फॉर बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी में सलाइवा है, देयर इज नो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द सलाइवा। नेक्स्ट हमारे पास फूड पहुंच जाता है स्टमक में, और जब फूड स्टमक में पहुंच रहा है तो वहां पर टू एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, दैट इज पेप्सिन एंजाइम एंड रेनिन एंजाइम। ठीक है, दोनों अपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, HCl से रिएक्ट करने के बाद ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और हमारे पास प्रोटीन किस फॉर्म में आ जाता है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज, प्लस पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टाइड्स। और जो मिल्क प्रोटीन को रेनिन ने कन्वर्ट किया है, दैट इज CPC, कैल्शियम पैराकेसिनेट। इसमें हमारे पास प्रोटीन आ चुका है। अब हमारे पास ये सारा प्रोटीन जाता है किसमें, डिओडिनम में। डिओडिनम में आपके पास बाइल जूस आ रहा है, ये बाइल जूस प्रोटीन पर कोई एक्टिविटी नहीं करता। इसके अलावा आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस। दिस पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मेनली टू एंजाइम्स, दैट इज ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पेप्टाइड्स में। पीएच है यहाँ पर 8.5 to 8.8, स्टमक में पीएच है हमारे पास 1.2 to 1.8। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं पेप्टाइडेजेस या पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ही पेप्टाइड्स हमारा जो फूड है ये जाता है इलियम में, और इलियम में हमारे पास पेप्टाइडेजेस एंजाइम है, जिसमें कौन कौन से हैं, एमिनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को
फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट यूनिट में, दैट इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के फॉर्म में हमारे पास प्रोटीन आ गया है। इट मींस प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है किसमें, एमिनो एसिड में। और इस एमिनो एसिड के फॉर्म में प्रोटीन हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फैट का डाइजेशन करेंगे, देन उसके बाद में हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पे आएंगे। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियोस को यदि वॉच नहीं किया है तो प्लीज आप कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन के डाइजेशन तीनों को एक साथ देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।